चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक जो कि है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय शेषफल प्रमेय क्या होता है? शेषफल प्रमेय को रिमाइंडर थ्योरम भी कहा जाता है। शेषफल थ्योरम को शेषफल प्रमेय को रिमाइंडर थ्योरम भी कहा जाता है। इसका कथन क्या है, किस चीज़ पर आधारित है? अभी तक जैसे हमने भाग विधि से जो है वो भागफल और शेषफल ज्ञात किया था, वैसे ही जो है वो शेषफल प्रमेय की सहायता से हम क्या चीज़ ज्ञात करेंगे? शेषफल प्रमेय की सहायता से हम जो है शेषफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? शेषफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसका कथन क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है? इसका कथन होता है यदि यदि किसी बहुपद यदि किसी बहुपद f(x) को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल शेषफल एफ ए होता है। शेषफल एफ ए होता है। ठीक है, ये इसका कथन है कि यदि किसी बहुपद f(x) को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो वो शेषफल f माइनस ए होता है। ठीक है, तो इसमें हमको दो चीज़ें दिए रहेंगे, एक तो दिया रहेगा भाजक और एक दिया रहेगा भाज्य। तो भाज्य को जब हम भाजक से भाग देंगे, भाज्य को भाजक से भाग देने पर हमको भागफल और शेषफल मिलता था, लेकिन शेषफल प्रमेय में सिर्फ और सिर्फ हमको क्या चीज़ प्राप्त होगा? शेषफल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? शेषफल प्राप्त होगा। इसमें एक और थ्योरम है, एक और प्रमेय है जिसका नाम है गुणनखंड प्रमेय। उसको भी देख लेते हैं। गुणनखंड गुणनखंड प्रमेय गुणनखंड प्रमेय क्या होता है? इसको बोला जाता है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या बोला जाता है? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? यदि यदि बहुपद f(x) को x माइनस ए से भाग देने पर भाग देने पर शेषफल f a इक्वल 0 हो, तब x माइनस ए f(x) का एक गुणनखंड एक गुणनखंड होता है। ठीक है, यदि बहुपद f(x) को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल f a इक्वल 0 हो तो x माइनस ए f(x) का एक गुणनखंड होता है। मतलब शेषफल का मान अगर शून्य आए तो जिससे हम भाग देते हैं वो उसका क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो ये दो प्रमेय हैं जिस पर आधारित है आपका प्रश्नावली 2। प्रश्नावली दो जो है
इस पर आधारित है शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय पर। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2। चलिए प्रश्नावली देखने से पहले देखते हैं उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 13, उदाहरण नंबर 14 और उदाहरण नंबर 15। तो सबसे पहले देखते हैं उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 है भाज्य पी एक्स बराबर 3x की घात 4 ऋण x की घात 3 धन 30x ऋण 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। जबकि भाजक क्या है, x धन 1 और दूसरा है 2x ऋण 1। यहाँ पर दो क्वेश्चन है, ए और बी करके। तो चलिए पहला जो है वो हल करते हैं। कैसे जो है वो शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके जो है वो शेषफल ज्ञात करेंगे। इस तरह के प्रश्नों में लिखकर आता है शेषफल प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए करके। ठीक है, शेषफल इसमें नहीं लिखा है, बट जो है इस तरह के प्रश्न में लिखकर अगर आता है शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए, तो शेषफल प्रमेय का प्रयोग करना है। और नहीं लिखा रहेगा तो आप भाग विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। नहीं लिखा रहेगा तो भाग विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपके क्वेश्चन में शेषफल प्रमेय की सहायता से लिखा रहेगा तो शेषफल प्रमेय का प्रयोग करना है। बहुत ही सरल है। यहाँ पर भाग आपको नहीं देना रहता है। यहाँ क्या करना है, तो यहाँ सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ भाज्य भाज्य पी एक्स बराबर 3x की घात 4 ऋण x की घात 3 धन 30x ऋण 1। ये है भाजक। भाजक हमारा है जिसको हम ले सकते हैं gx या qx, जिसका मान है x धन 1। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो आपका भाजक है उसको शून्य के बराबर करेंगे। शून्य के बराबर लेते हैं और यहाँ से x का मान ज्ञात करते हैं। x बराबर आपका आ जाएगा ऋण का 1, x बराबर आ जाएगा ऋण का 1। इसके बाद जो है हम यहाँ पर लिखेंगे अतः शेषफल प्रमेय से शेषफल प्रमेय से शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर ये जो आपका पी एक्स है उसमें x का मान, ये जो आपका मान मिलेगा उसको रख देना है। ये जो आपका पी एक्स है इसमें जो x का मान मिलेगा उसको हमको रखना होता है पी एक्स वाले में x के स्थान पर ऋण 1। अब पी एक्स वाले में जहाँ भी x आया है वहाँ पर आपको ऋण 1 रखना है। तो यहाँ रख देते हैं, यहाँ आ जाएगा 3 ऋण 1 की घात 4 ऋण ऋण 1 की घात 3 धन 30 ऋण 1 ऋण 1। ठीक है, इसके बाद जो है इसके बाद ये आपका आ जाएगा। अगर किसी भी पद, अगर कोई भी ऋणात्मक पद की घात सम संख्या रहे तो हमेशा उसका मान धनात्मक आता है। विषम संख्या रहे तो उसका मान ऋणात्मक आता है। एक की घात कितनों भी रहे उसका मान एक ही आता है। एक को चाहे जितने भी बार भी गुणा करेंगे उसका मान जो है वो क्या आता है, एक ही आता है। यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 1 की घात 4 मतलब धन का 1 आएगा। ऋण 1 की घात 3 मतलब ऋण का 1 आएगा। और यहाँ पर ऋण का 1 है उसको ऐसे ही रखते हैं अभी।
इसके बाद जो है गुणा कर देते हैं, ये आ जाएगा 3 ऋण गुणित ऋण धन, ऋण गुणित धन ऋण, और ये आपका ऋण 1, ये वाला और ये वाला आपका पद कर आएगा। 3 जो है वो धन का है, 30 जो है वो ऋण का है, आ जाएगा आपका ऋण का 27। ठीक है, क्या आ जाएगा ऋण का 27, और यही जो है हमारा शेष फल है। क्या है? शेष फल है। ठीक है, तो इस तरह से शेष फल ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले क्या करना है, भाजक का जो भी मान होगा उसको शून्य के बराबर लेंगे, वहां से x का मान निकालेंगे, उस x के मान को भाज्य वाले में x के स्थान पर आपको रख देना है। ठीक है, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये था आपका ए। अब देखते हैं बी। अब देखते हैं बी। इसके लिए भी जो है हमारा भाज्य तो समान रहेगा, क्योंकि भाज्य वही है 3 x की घात 4 ऋण x की घात 3 धन 30x ऋण 1। भाजक हमारा बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए भाजक कितना है, 2x ऋण 1। यहाँ पर लेंगे हम 2x ऋण 1। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पर 2x ऋण 1 को शून्य के बराबर लेंगे, तब जो है 2x बराबर आ जाएगा 1, या x बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक है, इस x का मान 1/2 जो 2 आया है उसको कहाँ रखेंगे, x वाले में, x के स्थान पर। ठीक है, तो चलिए रखते हैं, और इसके लिए लेंगे अब क्या, अतः शेषफल शेषफल प्रमेय से शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर शेषफल बराबर टी, और x का मान आया था धन का 1/2, धन का 1/2 आया था। इस मान को रखना है हमको x वाले में, अर्थात भाज्य वाले में। भाज्य का मान था आपका 3 x की घात 4, मतलब x के स्थान पर रख देंगे 1/2 पूरे की घात 4 ऋण x की घात 3, मतलब ये आ जाएगा 1/2 पूरे की घात 3, फिर धन 30x, यहाँ पर आ जाएगा 30 गुणित 1/2 ऋण 1। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3, 1 की घात 4 मतलब एक ही रहेगा, 2 की घात 4 मतलब हो जाएगा 16, 1 की घात 3 मतलब आपका रहेगा 1, 2 की घात 3 मतलब आ जाएगा 8, यहाँ से ये कर आएगा तो आ जाएगा आपका 2 से 30 कटेगा तो 15 आ जाएगा यहाँ पर ऋण का 1। ठीक है, ऋण का 1। इसके बाद जो है ये हो जाएगा 3/16, 1/8 धन
15 में 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 14। ठीक है, आ जाएगा आपका 14। इसके बाद जो है यहाँ पास एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? 16 आएगा। 16 में 16 का भाग देंगे कितना आएगा? 1 आएगा। ये वाला ये वाला आपका 16 में इस 16 का भाग देंगे 1 आएगा। जो 1 आएगा उसका उसके अंश के साथ गुणा करते हैं, मतलब 3 के साथ, तो 3 आएगा। 16 में जो है वो 8 का भाग देंगे, 16 में 8 का भाग देंगे 2 आएगा। 2 का इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2। इसके हर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब 16 गुणित 14 करेंगे तो कितना आएगा? 16 गुणित 14 कर लेते हैं यहाँ पर। 16 गुणित 14, 14 छिक्का आ जाएगा आपका 84। 14 एकदम 14 और 8 हो जाएगा आपका 22। तो ये हो जाएगा आपका धन का 224। 224 और 3 227। 227 में जो है ए 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 225। 225 बटे 16, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये क्या था? आपका आंसर था। तो इस तरह से जो है क्या किया जाता है? शेष फल ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10, चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 10 क्या है। यदि पी एक्स बराबर 2x की घात 2 ऋण 3x धन 6 को जी एक्स बराबर x ऋण 2 से भाग करना हो तो शेष फल प्रमेय की सहायता से शेष फल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है, शेष फल प्रमेय की सहायता से शेष फल ज्ञात कीजिए। और इस तरह का प्रश्न जो है पिछले वर्ष, मतलब अभी 2025-26 में जो है वो 1 नंबर वाले प्रश्न में ये पूछा जा चुका है इस तरह से, जिसमें आपका पी एक्स का मान दिया रहता था और उसमें ज्ञात करने के लिए रहता था P1 का मान ज्ञात कीजिए या P2 का मान ज्ञात कीजिए या P3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का प्रश्न 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में या खाली स्थान में पूछा जा सकता है। ये पूछा गया था। ठीक है, ये पूछा गया था और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका हल। इसका हल तो अभी जो बताए सेम ही है। अभी जो बताया गया है क्वेश्चन, उसी के अनुसार ही जो है इसको हल करना है। इसमें जो है भाज्य पी एक्स बराबर 2x की घात 2 ऋण 3x धन 6 है और भाजक जी एक्स बराबर x ऋण 2 है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भाजक होता है उसको हम शून्य के बराबर लेते हैं। तो ये शून्य के बराबर लिए, यहाँ से हमारा x का मान आएगा कितना? 2। x का मान आएगा 2। अब इसके बाद क्या प्रयोग करेंगे? शेष फल प्रमेय। क्या प्रयोग करेंगे? शेष फल प्रमेय। तो चलिए प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे, अतः शेष फल प्रमेय से शेष फल प्रमेय से शेष फल बराबर p, और यहाँ पर x का मान आया था धन का 2, तो ये हो जाएगा P2। और किसमें मान को रखना है? हमको मान रखना है
पी एक्स वाले में जिसका मान है हमारा 2x की घात 2 ऋण 3x धन 6, इसमें x के स्थान पर हमको 2 रख देना है, तो 2 2 की घात 2 ऋण 3 गुणित 2 धन 6, ये आ जाएगा 2 2 की घात 2 मतलब 4 ऋण 6 धन 6 बराबर 2 चौक हो जाएगा ये 8, ये 6 से ये वाला 6 कट जाएगा तो आ जाएगा आपका मान 8, और यही जो है इसका क्या है, आंसर है। क्या है ये, आंसर है। ठीक है, ये क्या है आपका आंसर है। शेषफल प्रमेय से शेषफल पी 2 हो जाएगा, 2 2 टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6, 2 गुणित 2 की घात 2 ऋण 3 गुणित 2 धन 6, इसका मान ऋण का 6, इसका मान धन का 6, दोनों कट जाएगा तो आ जाएगा ऋण ऋण और धन कट जाएगा तो आ जाएगा धन का 8, तो यही जो है इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, जो कि है गुणनखंड प्रमेय पर आधारित, जो है गुणनखंड प्रमेय पर आधारित उदाहरण नंबर 13। उदाहरण नंबर 13, तो चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 13 जो कि गुणनखंड प्रमेय पर आधारित है। उदाहरण नंबर 13, उदाहरण नंबर 13 जो है वो है आपका, क्या x ऋण 2 बहुपद पी एक्स बराबर x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 4x ऋण 4 का एक गुणनखंड है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है गुणनखंड है करके। ठीक है, मतलब जांच करना है हमको क्या गुणनखंड है, मतलब इस पे शेषफल हमको देखना पड़ेगा। अगर शेषफल का मान शून्य आता है, शेषफल का मान क्या आता है, शून्य आता है, तो आपका x माइनस 2 x ऋण 2 बहुपद पी एक्स बराबर x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 4x ऋण 4 का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे हल करते हैं, तो इसके लिए भी हल करने की विधि कुछ हद तक समान है। जैसे कि यहाँ तक तो आपका समान रहेगा, यहाँ भाज्य पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 4x ऋण 4, और भाजक को मान लेते हैं जी एक्स, जिसका मान है x ऋण 2। ठीक है, क्या मान लेते हैं, x ऋण 2। इसके बाद जो है इसके बाद जो है जी एक्स वाले मान को क्या किया जाता है, शून्य के बराबर लिया जाता है, तो ये शून्य के बराबर ले लेंगे। यहाँ से आपका मान मिलेगा x बराबर 2। लेकिन अब यहाँ पर हमको क्या नहीं करना है, यहाँ पर जो है अब हमको निकालना है, इसलिए x बराबर क्या मिला है, 2। ठीक है, x बराबर क्या मिला है, 2। तो ये जो आपका पी एक्स वाला मान है, पी एक्स वाला मान क्या है, x की घात 3 ऋण 3 x की घात 2 धन 4x ऋण 4। इसमें जो है x बराबर 2 रख देंगे, x बराबर क्या रख देंगे, 2 रखने पर यहाँ लिख देते हैं x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर हमारा मान मिलेगा। उसको फिर देखना है क्या मान प्राप्त होता है, P2। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय शेषफल प्रमेय में अंतर क्या है, यहाँ तक जो है वो समान रहेगा,
ठीक है, यहाँ तक आपका समान रहेगा। इसके आगे का विधि जो है वो अलग है। तो P2, अब P2 हो जाएगा, x के स्थान पर 2 रख दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ बस 2 रख देते हैं। ये 2 रख दिए, ठीक है। इसके बाद 2 की घात 3 मतलब आ जाएगा 8, ऋण 3, 2 की घात 2 मतलब ये हो जाएगा 4, धन 4 दूनी ये हो जाएगा 8, ऋण 4। ये आपका आ जाएगा 8, 4 दिया 12, धन 8, ऋण 4। 8 और 8 ये हो जाएगा 16, ऋण 12 ऋण 4 ये हो जाएगा 16। तो आ जाएगा मान हमारा 0। P2 का मान जब 0 आ जाता है, यहाँ बस लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? स्पष्टता, स्पष्टता P2 इक्वल 0, अतः x माइनस 2, x ऋण 2 बहुपद Px बराबर x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 4x ऋण 4 का एक गुणनखंड है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो है गुणनखंड प्रमेय का प्रश्न जो है वो हल करना है। यहाँ तक आपका समान रहेगा, यहाँ से आपका बदल जाएगा। इस वाले में जो है वो x बराबर 2 रखे, क्योंकि 2 मिला, 3 आएगा तो 3 रखना है, 4 आएगा तो 4 रखना है। ठीक है, चलिए और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 14। ठीक है, चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 14। ये भी प्रश्न सेम है। क्या, उदाहरण नंबर 14, क्या x ऋण a बहुपद px बराबर x की घात 3 ऋण a x स्क्वायर धन 5x ऋण 5a का एक गुणनखंड है? ठीक है, तो इसके लिए भी हल करेंगे। हल, यहाँ भाज्य px बराबर x की घात 3 ऋण ax स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5a, भाजक gx बराबर x ऋण a, ये है। ठीक है, भाजक को क्या करते हैं, 0 के बराबर लेते हैं। यहाँ से x का मान प्राप्त होता है। ठीक है, x का मान क्या मिलेगा, x इक्वल ये मिलेगा a। ठीक है, x बराबर a px वाले में रखने पर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं px बराबर x की घात 3 ऋण a x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5a। इस पे जो है वो x बराबर a रखने पर x बराबर
ए रखने पर यहाँ पर रख देते हैं, ये आ जाएगा पी ए इक्वल ए की घात 3 ऋण ए, ए का वर्ग धन 5 ए ऋण 5 ए। इसको हल करते हैं, ये आ जाएगा ए की घात 3 ऋण ए, ये हो जाएगा ए का वर्ग धन 5 ए ऋण 5 ए, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका ए की घात 3 ऋण ए की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि गुणा करने पर क्या होता है, घात जुड़ जाता है। तो इस तरह से ये जो है वो समान है, लेकिन चिन्ह विपरीत है, इस कारण से इसका मान आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्पष्टतः पी ए इक्वल 0, अतः अतः x माइनस ए बहुपद पी एक्स बराबर x की घात 3 ऋण ए एक्स स्क्वायर ए एक्स की घात 2 धन 5x ऋण 5a का एक गुणनखंड है, ठीक है। इसका क्या है, एक गुणनखंड है, ठीक। ये भी आपका सेम था हल इसका, भाज्य भाजक, भाजक को 0 के बराबर लिए, जो भी मान मिला उसको भाज्य वाले में रखते हैं, रखने के बाद जो है उसका मान देखते हैं, 0 आता है, 0 अगर आ जाता है तो जो भी गुणनखंड दिया था, यहाँ पर क्या है x माइनस ए, ये बहुपद इसका क्या है, एक गुणनखंड है, ठीक है। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 15, जो कि अभी तक बताए गए हैं उनमें से अलग है। उदाहरण नंबर 15, उदाहरण नंबर, चलिए स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 15। उदाहरण नंबर 15 में क्या है आपका, यदि x ऋण 1 x ऋण 1 पी एक्स एक्स की घात 2 धन x धन k का एक गुणनखंड है, मतलब x माइनस एक्स ऋण 1 इसका गुणनखंड है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। गुणनखंड है, देखिए क्या आता है, तब गुणनखंड होता है पी ए बराबर 0 हो तो x माइनस ए इसका गुणनखंड होता है। अब हमको x माइनस ए इसका गुणनखंड है दिया है, अर्थात क्या चीज़ दिया गया है, पी ए इक्वल 0, पी ए इक्वल 0 दिया गया है। अगर इस कंडीशन में है क्वेश्चन तब तो सेम वैसे ही जो है इसको हल करना है हमको। इसमें जो है वो यदि x ऋण 1 इसका गुणनखंड है, मतलब हमको क्या चीज मान दिया गया है, क्या मान दिया गया है, चलिए देखते हैं क्या मान दिया गया है और कैसे इसको हल किया जाता है। यहाँ भाज्य पी एक्स बराबर एक्स का वर्ग धन एक्स धन के है, और भाजक को मान लेते हैं जी एक्स, जिसका मान है एक्स ऋण 1, एक्स ऋण 1। तो चलिए इसमें जो है वो भाजक वाले को सबसे पहले क्या करते हैं, 0 के बराबर लेते हैं, यहाँ से x का मान ज्ञात करते हैं। अब यहाँ तक तो ठीक है, इसके आगे जो है, इसके आगे हमको क्या करना है, मान दिया हुआ है, क्योंकि
जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, इसलिए P और ये क्या है एक, P1 इक्वल हमारा मान दिया हुआ है क्या 0। जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, मतलब हमारा मान दिया हुआ है P, और यहाँ पर x का जो भी मान मिलेगा उसको यहाँ रखना है बराबर 0। ये हमको दिया गया है प्रश्न में, इसी को हल करते हैं। तो चलिए हल करते हैं। पी एक्स वाले में x के स्थान पर एक रखेंगे। क्या है पी एक्स वाला मान, x का वर्ग धन x धन k, इसी में x के स्थान पर एक रख देते हैं, तो एक का वर्ग धन एक धन k बराबर 0। एक का वर्ग होता है एक, धन एक धन के बराबर 0। एक धन एक बराबर हो जाएगा 2, धन के बराबर 0। इसलिए यहाँ से हमको के बराबर मिल जाएगा 2, और यही क्या है हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल किया जाता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, मिलते हैं अगले क्लास में। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन बटन को दबाइए, ताकि जो है हमारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहें और आप कुछ नया सीखते रहें। अपने उन दोस्तों को ज़रूर भेजें, उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, जो महंगे कोचिंग के लिए सक्षम नहीं है, जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारे प्रश्न हम लिखाते जा रहे हैं और साथ ही साथ उसका हल भी बताते जा रहे हैं। तो आप प्रॉपर एक नोट्स बनाते हुए चलिए। और पुनः एक बार और आपसे बोलना चाहूँगा, ये उन विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुँचाए जिनके पास जो है महंगे कोचिंग फीस देने के लिए नहीं है, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। ऐसे दोस्तों को ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ वो ले सके। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।